So guys, today we are going to discuss the next topic of class 10th physics electricity. Class 10th physics की इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का भगवान है। और जब भी आप एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कभी परेशानी में होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में, अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको कहीं परेशानी होगी तो आप उसे याद करेंगे, वो आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो बात आती है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ इज द गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका एक तरह से ये क्या है? भगवान है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? व्हेन सम physical quantity like pressure, temperature, unchanged, then potential difference of conductor at its end directly proportional to the strength ऑफ करंट। ये स्टेटमेंट फॉर्म है। स्टेटमेंट फॉर्म क्या कह रही है? व्हेन फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर को अनचेंज रखें किसी कंडक्टर का, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के दो एंड के बीच में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मींस अपन इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मींस पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन इसको स्टेटमेंट में फॉर्म में भी लिख सकते हैं, व्हेन सम फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर अनचेंज, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर एट इट्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मींस पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर का है दो पॉइंट के बीच में, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वैल्यू ऑफ करंट के। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें अपन तो देखो, मैथमेटिकल फॉर्म लिखते समय मैथमेटिकल फॉर्म क्या कह रहा है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। R इधर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I भी हो सकता है बच्चों, हो सकता है या नहीं हो सकता है क्या? और I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। मैथमेटिक्स में अपन इसको क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अपन I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें तो आपके क्या हो जाएगा? इसको हटाऊं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R लेंगे तो V अपॉन R। ये आपको ABCD में भी पूछ सकता है। बात वही है, कान नाक चाहे सीधी पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़नी नाक है। यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया था, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो I R लेके आए। R क्या है? आपके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R से अपन R की वैल्यू निकालनी हो तो V अपॉन I से निकाल सकते हैं, I की निकालनी हो तो V अपॉन R। इसी तरह से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करूँ तो इसको हटाने के लिए 1 अपॉन आर लेके आना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? V अपॉन आर। अब बात आती है इसका ग्राफ।
आई और वी के बीच में अगर मैं ग्राफ खींच रहा हूं, अगर इस तरह का ग्राफ आता है और ये जो स्लोप होगा ये 1/r को रिप्रेजेंट करेगा आई और v के बीच में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और v और i के बीच में दूसरा ग्राफ, v और i के बीच में भी ग्राफ तो आपका यूं ही आएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, r को। मींस अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है तो वो किस चीज को वेरीफाई करेगा, ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं आगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर अपन करें तो वो भी कर सकते हैं ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हालांकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में अपन को सेटअप पूरा जो है क्या कहते हैं लगाना पड़ेगा, रियोस्टेट भी लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा और अमीटर भी लगाना पड़ेगा सर्किट में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं अपन इसका, क्योंकि कई बार पूछ लेता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये A है और ये B है, बीच में आपके लगा दिया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कुछ इस तरह का सेटअप अपन यहाँ कर लेते हैं। ये आप ध्यान रखना RH है, रियोस्टेट बोलते हैं। इस रियोस्टेट से क्या करेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जब की जो है क्लोज की जाएगी तो करंट इसमें फ्लो होने लग जाएगा। करंट जब फ्लो होगा तो अपन जो रेजिस्टेंस है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस में, उसको क्या करेंगे अपन एक सिंपल वैल्यू पे लाके फिक्स कर देंगे, और जो वैल्यू आएंगी तो वो हमेशा क्या होगा, V/I = कांस्टेंट। हालांकि कभी पूछा नहीं जाता है, और ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा R, और ये जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, R को रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइज, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ इस तरह का अपन सर्किट यूज करते हैं। रियोस्टेट लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, बैटरी के जस्ट पास में अपने पास A और B, ये क्या है, रेजिस्टर लगा दिया है A और B, और इसके साथ अपन ने पैरेलल वोल्ट मीटर लगा दिया है। अमीटर इसका हमेशा कैसा लगेगा, सीरीज में लगेगा। अब बात ये आ रही है कि रियोस्टेट क्या करेगा, रियोस्टेट हमेशा करंट की वैल्यू को क्या करेंगे अपन, एडजस्ट करने का काम करेंगे। जब इसमें की क्लोज की जाएगी तो करंट क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। करंट फ्लो होगा रियोस्टेट की से, अपन क्या करेंगे, करंट को चेंज कर सकते हैं। करंट इज चेंज बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट एंड रीडिंग। जब करंट को चेंज करेंगे रियोस्टेट से तो V और I की रीडिंग अपन क्या करेंगे, वोल्टमीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की दिखाएगा और अमीटर हमें क्या दिखाएगा, I की रीडिंग को दिखाएगा। अगर VI = क्या आता है, कांस्टेंट आता है तो वेरीफाई होता है, और ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है तो भी ओम्स लॉ क्या होगा, वेरीफाई होगा। एक एक चीज बता देता हूँ। बैटरी से जुड़ा हुआ रियोस्टेट रहेगा, रियोस्टेट से अपन करंट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही की क्लोज की जाएगी करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, और इसकी वैल्यू करंट की अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट किससे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। उससे हमें
ए और बी पॉइंट के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और I की वैल्यू किससे अपन को मिलेगी, एमीटर से। इन दोनों के बीच में जब अपन ग्राफ खींचेंगे, अगर ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन आता है तो ओम्स लॉ क्या होता है, वेरीफाई होता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसके बाद बात आती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेजिस्टेंस की दोनों मीनिंग अपन यहाँ पे ब्रीफ डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस देखो, तो पहले क्या करते हैं अपन, ओम्स लॉ को याद करते हैं। ओम्स लॉ क्या था, रेजिस्टेंस से पहले ओम्स लॉ देखेंगे। रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू क्या आ रहा था, आई आर आ रहा था। पहला स्टेप क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन I। इस दोनों से अपन को क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मिलेगी, मींस रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस in conductor at point AB and strength of I is called resistance। means पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट का जो रेशो होगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको हमेशा मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा। मींस रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको अपन ने यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। अब अपन बात करते हैं कि भैया ये रेजिस्टेंस होते क्या हैं। तो रेजिस्टेंस को अपन यूं से बन सकते हैं कि जैसे हम सभी को पता है कि वायर्स जो है किस चीज के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, और मेटल्स में भी किसके बने होंगे, कॉपर के ज़्यादातर यूज होते हैं। और मेटल्स के थ्रू ही क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा some ions are also present which always create obstacle in the conduction of electricity. Such ions are called resistance। सिंपल सी बात है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी तारों के थ्रू ही क्या होती है, कंडक्ट होती है। उन तारों में फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ ऐसे आयंस भी होते हैं जो आयंस हमेशा उस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे, ऑब्स्टेकल करेंगे। उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टेंस बोलता हूँ। ठीक है। और रेजिस्टेंस को साइंटिफिकली अपन क्या कह सकते हैं, रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर एट पॉइंट ए एंड बी एंड स्ट्रेंथ ऑफ आई। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो है उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और सिंपली अपन को ये भी पता चल गया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ ऐसे आयंस प्रेजेंस होते हैं जो हमेशा रुकावट डालते हैं, ऑब्स्टेकल क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इन आयंस को ही मैं क्या करता हूँ, क्या कहता हूँ, रेजिस्टेंस कहता हूँ। ठीक है बच्चों। अब एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो हमेशा आपको यहाँ से पूछा जाता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, देखो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है हर दूसरी साल, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 लेंथ ऑफ वायर,
तार की लंबाई पे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, मींस तार की लंबाई बढ़ेगी तो हमेशा रेजिस्टेंस आपके क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ऑफ वायर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस आपका हमेशा घटेगा। तीसरा, व्हेन बोथ एरिया एंड लेंथ, एरिया और लेंथ हो तो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा L/A। जब एरिया और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हमेशा घटेगा। और चौथा है टेम्परेचर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर बढ़ेगी, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इंक्रीज then resistance will decrease, when both length and area will increase then resistance will decrease. Number 4, temperature, when temperature increase then resistance will also increase। ठीक है, ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।